सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास हमने न्यूमेरिकल वगैरह देखे थे इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह पर, ठीक है। अवस्थी के हमने उतने क्वेश्चंस किए थे। अब लास्ट पार्ट बचा आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन या कंडक्शन ऑफ द सेल, ठीक है, वो करेंगे हम। तो लेट्स स्टार्ट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, ठीक है। अब देखो, इससे पहले कुछ हो तो पहले हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। पहले टाइप्स ऑफ कंडक्टर की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ कंडक्टर, तो बेसिकली दो टाइप के कंडक्टर होता है। एक होता है आपका मेटालिक कंडक्टर और एक होता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, ठीक है। तो पहले मेटालिक कंडक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देयर आर टू टाइप ऑफ कंडक्टर, देयर आर टू टाइप ऑफ कंडक्टर, ठीक है। पहला है मेटालिक कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर। अच्छा, मेटालिक कंडक्टर में क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किस वजह से फ्लो होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। मेटल्स में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी वजह से करंट फ्लो करता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या आता है, यहाँ पे कोई भी केमिकल डिकम्पोजिशन नहीं होता। अगर आप मेटल में कोई करंट पास करोगे तो कोई केमिकल डिकम्पोजिशन होता है क्या? नहीं, क्योंकि मेटल इटसेल्फ है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है उन वजह से वो करंट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, रेजिस्टेंस एक टर्म आता है मेटल में। ये रेजिस्टेंस क्यों, किस वजह से होता है? मेटल का स्ट्रक्चर याद है? मेटल कंडक्टर का स्ट्रक्चर याद है? कुछ थोड़ा बहुत आइडिया? कैर्नल एक वर्ड आता है, कैर्नल। नो आइडिया। देखो समथिंग कुछ इस आइडिया जनरेट कर देता हूँ मैं। जैसे मान लो कोई एटम है, ठीक है। तो ए कोई ए मेटल है, इसमें एटम भी किसके होंगे? ए के ही होंगे। अब इनके बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? कर्नल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्नल। और इस स्ट्रक्चर की वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो की वजह, मतलब आसानी से तो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकता। आप खुद भी, अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉन रहता था तो आप बोल सकते हो कि भाई आराम से इजीली क्या कर जाएगा, मूवमेंट कर जाएगा। बट इस बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रक्चर या कर्नल के वजह से क्या होता है, ऑब्स्टिकल प्रोवाइड होता है इसको पाथ में, जिस वजह से क्या होता है, रेजिस्टेंस डेवलप होता है। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। आई बात समझ में सबको? ठीक है। और टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या होता है, घटेगा या बढ़ेगा? मेटल्स में बढ़ता है, बढ़ता है। आप देखोगे कि गर्मियों में अब जैसे जो तार जो रहता है, जो पावर प्लांट से जो तार जो रहता है, बहुत मोटा तार रहता है। देखो तो जितना मोटा तार रहेगा रेजिस्टेंस भी उतना ही रहेगा। निकलता कितने है वहाँ से करंट? 420 वोल्ट, 1100 वोल्ट। आते आते कितना आ जाता है? 300 वोल्ट, 220 वोल्ट। आते आते 220 ही बचता है। बाकी सारा रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है, करंट वेस्ट चला जाता है। तो दैट्स बिकॉज ऑफ ओनली रेजिस्टेंस, क्योंकि उतना जितना हमें चाहिए उतना मिलता है नहीं। आई बात समझ सबको? ठीक है। तो इसमें पॉइंट लिख देता हूँ मैं, आप भी लिखिए। फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट occurs due to flow of electron. Flow of current is occurs due to flow of electron, ठीक है। नेक्स्ट है नो केमिकल डिकम्पोजिशन, नो केमिकल डिकम्पोजिशन of substance takes place, of substance takes place, of substance takes place by passing electricity, by passing electricity, ठीक है। resistance is due to resistance is due to obstacle provided by
रेजिस्टेंस ड्यू टू ऑब्स्टिकल प्रोवाइडेड बाय द कर्नल इन द in the flow of electron ठीक है। और ऐसे भी आप समझ सकते, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रेसिस्ट करना। तो कुछ ना कुछ वो रेसिस्ट करेगा, उस किसी उसके इलेक्ट्रॉन के पाथ में अगर कुछ ना कुछ रेसिस्ट हो रहा है, इस वजह से उस वजह से क्या डेवलप होता है, रेजिस्टेंस डेवलप होता है। ठीक है। नेक्स्ट थिंग आ जाता है रेजिस्टेंस इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। रेजिस्टेंस increases on increasing temperature। resistance increases on increasing temperature। तो ये यहाँ तक सारे पॉइंट आपको समझ में आए, क्लियर हुआ। ठीक है। नेक्स्ट टाइप का कंडक्टर होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, जो हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ठीक है। देखो आप जो फिजिक्स में पढ़ते हो वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर नहीं होता, वो होता है मेटालिक कंडक्टर। तो जो भी रेजिस्टेंस वगैरह डेवलप होता है वो इन्हीं वजह से होता है। ठीक है। देखिए यहाँ पे थोड़ी कहानी क्या हो जाती है, थोड़ी उल्टी हो जाती है। ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट, मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तभी करंट डेवलप होता है। यहाँ किसकी वजह से डेवलप होगा, आयंस की वजह से, आयंस की वजह से। ठीक है। दूसरा, क्योंकि आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो केमिकल डिकम्पोजिशन होगा, मतलब कुछ ना कुछ एनोड पे क्या होता था, लूज होता था, वेट रोड गलता था, और कैथोड का वेट क्या होता था, बढ़ता था। तो क्या बेसिकली क्या हो रहा है, केमिकल डिकम्पोजिशन ही हो रहा है एक तरीके से देखा जाए तो। आई बात समझ में। तो लेकिन क्या मेटालिक कंडक्टर में ऐसा होता था, नहीं, मेटालिक कंडक्टर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है। दूसरा क्या होता है, अब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस डेवलप होता है ये 2-3 रीजन की वजह से होता है। अब मान लो अगर सॉल्यूट के बीच में स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन है तो क्या इलेक्ट्रॉन को पास करने की जगह मिलेगी, क्या नहीं मिलेगी। तो पहला रेजिस्टेंस का वजह ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, सॉल्वेंट इंट्रैक्शन। सॉल्वेंट इंट्रैक्शन मतलब हाइड्रेशन ऑफ द आयंस। नहीं है समझ में आया। अगर आयंस, क्योंकि बेसिकली यहाँ हमें इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं, यहाँ हमें मतलब किससे है, आयन से। अब समझो बात को, अगर किसी आयन का पहला रीजन क्या था, सॉल्यूट इंट्रैक्शन। अगर किसी आयन का दूसरे आयन के साथ इंट्रैक्शन स्ट्रांग है तो क्या वो मूवमेंट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। दूसरा क्या, अगर उस आयन को वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रेट कर चुका है तो स्पीड स्लो हो गई, रेजिस्टेंस तब भी डेवलप हो गया। मानते हो उस बात को। तीसरा रीजन क्या हो सकता है, सॉल्वेंट इंट्रैक्शन। ये था, पहला था सॉल्यूट, दो आयन के बीच में अट्रैक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। दूसरा होता है सॉल्वेंट इंट्रैक्शन। मतलब अगर सॉल्यूट है, जो आयन है उसको अगर सॉल्वेंट घेर लिया, हाइड्रेट कर दिया, तो भी उसका मूवमेंट नहीं हो पाएगा, उसके वजह से भी रेजिस्टेंस डेवलप होगा। तीसरा रीजन क्या हो सकता है, सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट के बीच में इंट्रैक्शन ज्यादा, मतलब दैट इज विस्कोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। विस्कोसिटी ज़्यादा है तब भी आयंस का मूवमेंट आसानी से नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से रेजिस्टेंस क्या होता है, डेवलप होता है। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा। क्यों, क्योंकि इंट्रैक्शन कम होगा। कोई भी इंट्रैक्शन क्या हो जाता है, कम होने लगेगा। तो जब कम होने लगेगा, क्योंकि देखो आपको ये पता है बेसिकली दिस इज नथिंग बट फिजिकल इंट्रैक्शन क्या, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और टेम्परेचर बढ़ाने पे ये फोर्स क्या होता है, वीक हो जाता है। वीक होता है क्या होगा, आयंस का मूवमेंट आसानी से हो पाता है। तो ये फर्क हो जाता है मेटालिक कंडक्टर में और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में। टेम्परेचर बढ़ाने से मेटालिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक में घट जाता है। आई बात समझ सबको। ठीक है, तो लिख देता हूँ इस पॉइंट को मैं। फ्लो ऑफ करंट occurs due to flow of ions। फ्लो ऑफ करंट occurs due to flow of ions। ठीक है। नेक्स्ट है केमिकल डिकम्पोजिशन of substance takes place on passing electricity तीसरा रीजन क्या है, रेजिस्टेंस इज ड्यू टू पहला हो जाएगा
सॉल्यूट इंटरेक्शन, सॉल्यूट इंटरेक्शन मतलब अट्रैक्शन बिटवीन आयंस, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सेकंड हो जाएगा सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रेशन ऑफ आयन। क्या बोलेंगे? हाइड्रेशन ऑफ आयंस। उनके वजह से भी क्या होता है? रेजिस्टेंस डेवलप होता है। तीसरा जो पॉइंट होता है मेरा सॉल्वेंट इंटरेक्शन मतलब विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाता है? ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, रेजिस्टेंस। ये सबसे इजी पार्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, सबसे इजी, बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, और फॉर्मूला भी बहुत आसानी रहता है, कोई हार्ड नहीं रहते हैं। रेजिस्टेंसेस डिक्रीजेस बिकॉज ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी all type of interaction decreases, all type of interaction decreases। लिखा सबने? ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है जनरल टर्म, related to electrolytic conductor, general term related to electrolytic conductor। पहला है यहाँ पे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हम यहाँ किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल आर से। इसका मतलब क्या? ऑब्स्टेकल प्रोवाइडेड इन द फ्लो ऑफ आयन, ऑब्स्टेकल प्रोवाइडेड इन द फ्लो ऑफ आयन, ठीक है। इसका यूनिट क्या हो जाता है? ओम। यूनिट क्या होता है? ओम होता है। आई बात समझ में? सेकंड टर्म होता है रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होगा? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, जिसको हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। कंडक्टेंस मतलब इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस एंड डिफाइंड एज इजीनेस विथ विच आयंस कैन मूव, ठीक है। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस एंड डिफाइंड एज easiness with which ions can move, with which ions can move। मतलब C को आप क्या लिख सकते हो? 1/r। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स। ओम इनवर्स भी बोल सकते हैं, या इसको आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, मो, ठीक है। हाँ, दोनों तरीका होता है इसका डिनोट करना, ओम इनवर्स या मो, ठीक है। तो दोनों इसकी यूनिट होती है, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या
इसको रेसिस्टिविटी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेसिस्टिविटी। आपने पढ़ा भी होगा इसको। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? रो से डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, बराबर। इसका मतलब R बराबर क्या हो जाता है? रो इंटू L बाय A, बराबर। या रो बराबर क्या हो जाएगा? R इंटू A बाय L। आई बात समझ सबको? ठीक है, यही कांस्टेंट होता है जिसको यही क्या होता है? कांस्टेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं? रेसिस्टिविटी बोलते हैं, बराबर। ठीक है, इसका यूनिट क्या हो जाता है? इसका यूनिट क्या होगा? ओम सेंटीमीटर। ओम सेंटीमीटर, नो पर सेंटीमीटर नहीं होता। क्यों? सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो और ये क्या हो जाएगा? ओम सेंटीमीटर। समझ में आई बात सबको? ठीक है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे A और L का मतलब क्या है? वहाँ तो A का होता था एरिया ऑफ द कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर, बराबर। और लेंथ जो भी हम वायर का लेंथ लेते थे, यहाँ तो हम वायर नहीं ले रहे, यहाँ हम क्या ले रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो यहीं पे आता है कंडक्ट। ये जो हम डिनोट करते हैं रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी, ये हम डिनोट करते हैं कंडक्टिविटी सेल का। तो ये कैसे होता है देखो। ठीक है, तो मेरा आता है नेक्स्ट टर्म कंडक्टिविटी सेल। अब ये कंडक्टिविटी सेल होता क्या है? जिसमें हम क्या करते हैं? कंडक्टिविटी को मेजरमेंट करते हैं। जैसे रेसिस्टिविटी होता है ना, वैसे कंडक्टिविटी होता होगा। उसको हम क्या करते हैं? मेजरमेंट करने के लिए हमने डिवाइस डेवलप किया जिसको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी सेल। तो सेल इन विच कंडक्टिविटी सेल इन विच कंडक्टिविटी ऑब्लिक कंडक्टेंस दोनों का मेजर करते हैं। कंडक्टिविटी ऑब्लिक कंडक्टेंस विल बी मेजर्ड, विल बी मेजर्ड, विल बी मेजर्ड। आई बात समझ में? होता कैसा देखो, सपोज करो आपने कंटेनर लिया, ठीक है, और यहाँ पे हम प्लेट लेते हैं। क्या लेते हैं हम? एक प्लेट। ड्राइंग में थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है, ड्राइंग मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? वहाँ पे हम रॉड लेते थे, यहाँ पे हम प्लेट लेते हैं, बस फ़र्क इतना ही है। वहाँ पे इलेक्ट्रोड एज अ रॉड होता था, यहाँ पे इलेक्ट्रोड एज अ प्लेट लेंगे और इसको हम क्या करते हैं? एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे जिसका आपको मेजरमेंट करना है, जिस भी इलेक्ट्रोलाइट का आपको मेजरमेंट करना है, मान लो, क्योंकि हमको तो इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट का आप चीज़ें डिस्कस कर रहे हो ना, तो जो भी लोगे तो उसका एक एनायन होगा और एक क्या होगा? कैटायन। तो एनायन कहाँ मूवमेंट करेगा? नेगेटिव के तरफ, एनोड की तरफ, यहाँ जाएगा। और कैटायन कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। अब देखो समझो बात को। तो ये जो डिस्टेंस होता है, ये मेरे लिए क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड इज नथिंग बट L। और ये जो एरिया होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ द प्लेट। आई बात समझ सबको? हाँ या ना? या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोड। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? अब इसी में एक कॉन्सेप्ट आता है सेल कांस्टेंट का। क्या आता है कॉन्सेप्ट? सेल कांस्टेंट का, जिसको हम G से डिनोट करते हैं। ये डिनोट वाला जो है ना, ये आप अभी के लिए तो भले याद रखोगे, एक महीने बाद सब भूल जाओगे और वहीं पे कंफ्यूज कर जाता है। तो ये टर्म है ना, तो आपको टर्म नहीं दिया जाएगा, हो सकता है आपको डायरेक्ट सिंबॉलिक फॉर्म दिया जाए, तो आपको सिंबॉलिक फॉर्म से पता होना चाहिए। ठीक, R मतलब रेजिस्टेंस, C मतलब कंडक्टेंस, G मतलब क्या होता है? सेल कांस्टेंट। ठीक है, सेल कांस्टेंट क्या होता है? रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन ratio of distance between electrode to the area of electrode, area of
electrode to the area of electrode is known as cell constant. समझ में आया? मतलब क्या होता है, G बराबर क्या होता है, L/A. मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड और एरिया का डिवाइड कर तो आपको क्या मिलता है कि किसी भी सेल का क्या मिलेगा, सेल कांस्टेंट मिलेगा. आई बात समझ, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, G से डिनोट करते हैं. ठीक है. देखो कभी कभी क्या होता है ना, ये तो देखो वो तो डिपेंड करता है आप इलेक्ट्रोड कैसा ले रहे हो. जरूरी नहीं कि दोनों का एरिया क्या हो जाए, सेम हो जाए. अगर एरिया डिफरेंट रहा तो तब आप कॉमन एरिया लोगे. मान लो अगर ये 15 है और ये 10 है तो कॉमन एरिया कितना होगा दोनों के लिए, 10. आप तो 10 पे ही वर्क करोगे, 5 छोड़ सकते हो. तो ठीक है, लिख देता हूँ मैं. इफ एरिया ऑफ द बोथ इलेक्ट्रोड, इफ एरिया ऑफ द both electrode, if area of the both electrode is different, if area of the both electrode is different, then we have to take common area of both electrode. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना इस चीज़ को. ठीक है, इज दैट क्लियर? ठीक है. अब जैसे सपोज करो अगर मैंने क्या किया, इफ एरिया को मैंने लिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और लेंथ को मैंने लिया 1 सेंटीमीटर. ठीक है, तो रो बराबर क्या हो जाएगा, R इंटू A/L. तो मैं लिख सकता हूँ रो बराबर क्या हो जाएगा, R लिख सकता हूँ मैं. तो आप बोल सकते हो कि इफ एरिया इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज 1 सेंटीमीटर या डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड इज 1 सेंटीमीटर, देन रेजिस्टेंस इज डेवलप्ड इज इक्वल टू द रेसिस्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. ठीक है, मुझे पता है वॉल्यूम बराबर क्या होता है, एरिया इंटू एल. तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका मतलब ये होगा कि रेसिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू ऑल द आयन प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ द सॉल्यूशन. मतलब 1 ml में जितना भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा वो उसके क्या होगी, रेसिस्टिविटी. क्योंकि हम यहाँ देखो मेटालिक कंडक्टर होता तो हम इसके अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते थे, लेकिन मेरा कंडक्टर किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में. तो आप किसके फॉर्म में डिफाइन करोगे, वॉल्यूम के फॉर्म में उसको डिफाइन करोगे. नहीं आया समझ में, आया समझ में? ठीक है, तो लिख देता हूँ मैं. सो रेसिस्टिविटी डिफाइंड एज, so resistivity is defined as resistance offered to all the ions present in 1 ml of solution. तो resistance offered to all the ion present in 1 ml of the solution. ठीक है, तो रेजिस्टेंस का मतलब, रेसिस्टिविटी का मतलब होता है कि भाई 1 ml में जितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड होगा आयंस को वो होगा रेसिस्टिविटी. तो कंडक्टिविटी क्या होगा, 1 ml में जितना आयन कंडक्ट कर सकते हैं वो कंडक्टिविटी हो जाएगी. तो चौथा टर्मिनोलॉजी आता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या इसी को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी. तो सब टर्मिनोलॉजी एक दूसरे का अपोजिट, रेसिस्टिविटी का अपोजिट कंडक्टिविटी, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का अपोजिट स्पेसिफिक कंडक्टेंस. तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, कप्पा से डिनोट करते हैं. ये कप्पा होता है, क्या बोलते हैं इसको, कप्पा, के से डिनोट करते हैं. ठीक है, तो इट इज रेसिप्रोकल ऑफ resistivity. It is reciprocal of resistivity and defined as
conductance of all the ion, conductance of all the ion present in 1 ml of solution, present in 1 ml of solution। आई बात समझ में? आया ना? तो ठीक है, बेसिकली आप कप्पा को क्या बोल सकते हो? क्या कप्पा को मैं ऐसा बोल सकता हूँ, कप्पा बराबर क्या होगा, 1/ρ। कैसा लिख सकता हूँ मैं, या डायरेक्ट प्रोपोर्शन इज इक्वल टू, तो मैं कप्पा को क्या लिख सकता हूँ, कप्पा को लिख सकता हूँ 1/r × A/L बराबर। 1/r क्या रिप्रेजेंट करेगा आपको, 1/r C, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं कप्पा बराबर 1/r तो हो गया एज इट इज, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, L/A। L/A क्या रिप्रेजेंट करता है मेरा, जी। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडक्टिविटी, तो कप्पा बराबर हो जाएगा कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। समझ में आई बात सबको, क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? तो कप्पा को आप ऐसा लिख सकते हो C × G। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, व्हाट इज द यूनिट, क्या मो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या आप इसको लिखोगे मो सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। या इसको हम क्या बोल सकते हैं, मो का उल्टा नाम क्या होता है, साइमन गो बैक। साइमन गो बैक जानते हो? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। लिख लो। क्या पढ़ाए रहे, ज़्यादा स्पीड में पढ़ाएं तो टॉपिक पे ख़त्म हो जाएगा तुम्हारा। तो चलो अभी गर्मी है तो तुम दोपहर में चले जाओ, जब बारिश आ जाएगा तो 9:30 से 5:30 यहीं रुकना। बहुत गर्मी लगती है तुम लोगों ने, बड़े लोग एसी की आदत है, नहीं बिना एसी के रह ही नहीं सकते। ऊपर गर्मी लगता है क्या रे, बम फाड़। एक तो शेड भी नहीं दिया ना इन्होंने, तो और ज़्यादा गर्मी लगती। रात में कैसा रहता है, रात में तो ठंडा हो जाता होगा थोड़ा। बड़े लोग एसी में भी, एसी के बिना रहते ही नहीं है ना। हाँ, एसी तो एसी वाले लेना चाहिए था ना इंस्टीट्यूट में एडमिशन, जहाँ दिन भर है। अच्छा, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी हो गया मतलब। सही है, चांगला है। सितंबर में चालू होगा IPL, यस। IPL बंद हुआ तो ऐसा लग रहा है जिंदगी बेजान हो गई एकदम। इस बार RCB जीत जाता था, लेकिन किस्मत ही साथ नहीं दिया RCB का। अभी देखो क्या होता है। हाँ, RCB, लेकिन RCB पहले भी फाइनल में हार जाता है। चलो ठीक है, चलो समझ में यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुआ, ठीक है। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में आपको ऐसा नहीं दिया जाएगा। क्वेश्चन में आपको या तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलेगा, इफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज दिस देन व्हाट इज द दिस। तो ये आपको टर्मिनोलॉजी, आप देख लो आसान है, बस आपको टर्मिनोलॉजी याद रहना चाहिए। ये टर्मिनोलॉजी याद है तो बहुत चीज़ें आसान हो जाएंगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट आता है 5th, मोलर कंडक्टेंस। नाम से क्या समझ में आ रहा है?
नाम से मोलर कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी आप बोलो, या मोलर कंडक्टेंस भी आप बोल सकते हो, या मोलर कंडक्टिविटी, दोनों मीनिंग एक ही है। मीनिंग क्या होता है कंडक्टिविटी का? मीनिंग क्या होता है कि भैया 1 ml सॉल्यूशन में जितना आयंस कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, वो क्या होता है मेरा कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा? 1 मोल के द्वारा जितना आयंस होगा वो मेरे लिए क्या होगा? मोलर कंडक्टिविटी, दैट्स इट। तो कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस, कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस, conductivity of all the ions produced by 1 mole of electrolyte, 1 mole of electrolyte produced by 1 mole of electrolyte is known as molar conductivity, is known as molar conductivity। समझ में आया? तो लैम्डा एम को मैं क्या, इसका फॉर्मूला क्या था? लैम्डा एम बराबर क्या होता है? कप्पा इंटू वी। लैम्डा एम बराबर क्या होगा? कप्पा इंटू वी। अब ये वी का मतलब क्या है? ये वो वॉल्यूम है जो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को क्या करता है? कंटेन करता है। वी इज द वॉल्यूम इन ml विच कंटेन 1 mole of electrolyte, which contains 1 mole of electrolyte। ठीक है, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट आ जाता है रिलेशन बिटवीन कैपिटल एंड वी, क्योंकि आपको हो सकता है मोलरिटी भी दिया जाए वॉल्यूम के बजाय, तो आप कैसे करोगे? देखो बेस्ट सपोज करो मेरा एम मोलरिटी है, तो एम मोलरिटी का मतलब एम मोल पर लीटर। एम मोल क्या होगा? पर लीटर। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एम मोल जो प्रेजेंट है वो कितने में है? 1000 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? क्या मुझे इजाज़त है इतना बोलने की? बिल्कुल। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 1 मोल कितने में होगा? 1000 बाय एम। और मेरा V का मतलब क्या होता था? V मेरा वो वॉल्यूम होता था जो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंटेन करता है। मतलब V को मैं लिख सकता हूँ 1000 बाय एम। 1 मोल की वैल्यू कितनी है? 1000 बाय एम। और यही 1 मोल कितना कंटेन वॉल्यूम करता था? V। तो V बराबर क्या कर सकता हूँ? 1000 बाय एम। तो इसका मतलब आपका न्यू फॉर्मूला क्या बन जाएगा? लैम्डा एम को क्या लिख सकता हूँ मैं? कप्पा इंटू 1000 बाय मोलरिटी। पॉइंट समझ में आया? ये क्लियर हुआ? इसका यूनिट क्या हो जाता है? यूनिट वगैरह आपसे देखो नीट वगैरह में पूछा जा सकता है। यूनिट क्या होगा? ओ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स पर मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। बोल सकता हूँ मैं साइमन सेंटीमीटर इनवर्स पर मोल पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि मोल का यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर, क्योंकि हमें तो सेंटीमीटर क्यूब में ही लेना है। हाँ या ना? तो अगर इसको ओवरऑल आप सॉल्व करोगे तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। समझ में आई बात सबको? क्लियर हुआ? तो आपको यूनिट से भी पहचानना पड़ेगा कि क्या दिया हुआ है। तो बेटर है इसलिए यूनिट याद रखो, चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएंगी। यूनिट से भी आप चीज़ें पहचान सकते हो, है कि नहीं? जीप क्यों निकाली? अबे मॉनसून इस बार आएगा कि नहीं? नहीं भी आए तो भी चलेगा, बारिश से मुझे ऐसे भी इरिटेशन है। अबे
ठीक है, एक दिन में 2-3 घंटे बारिश हो गया चलता है, दिन दिन भर बारिश रहती है भाई, 4-4 महीने बारिश रहती है, इरिटेट हो जाता है इंसान यार। धूप, अरे भाई कपड़े नहीं सूखते यार, कभी कभी तो गीले कपड़े पहनने पड़ते हैं वापस से, क्योंकि बाहर जाना तो गीला होना ही है, क्या फर्क पड़ता है। ये बाबा बारिश नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है 10-15 दिन हो गया फिर काम खत्म। मेरे मॉम डैड नहीं मानते थे कि हाँ 4-4 महीने बारिश होती है क्या, तो इस बार उनको जुलाई में बुला रहा हूँ, मुस्कुराइए आप खेड़ में। बहुत बोलते थे हमारे यहाँ ज़्यादा बारिश होता है, हम लोग थोड़ा एक्सपीरियंस कर लो कोंकण का भी। बढ़िया है, ठीक है। लास्ट हमारा है जनरल टर्मिनोलॉजी, अब तक 5 सारे समझ में आए, छोटा सा क्विक रिवीजन करते हैं। रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी मतलब R इज इक्वल टू R इंटू ए बाई एल, रो बराबर इज इक्वल टू R इंटू ए बाई एल, ठीक है। उसको स्पेसिफिक कंडक्टिविटी रेसिस्टिविटी बोलते हो, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हो, रेसिस्टिविटी बोलते हैं, बराबर। नेक्स्ट क्या आ जाता है मेरा, कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तो क्या हो जाता है, ये कप्पा बराबर क्या होता है, सेल कांस्टेंट इनटू कंडक्टेंस, बराबर। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा और कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है 6th है इक्विवेलेंस कंडक्टेंस। इक्विवेलेंस कंडक्टेंस या इक्विवेलेंस कंडक्टिविटी मीनिंग है कि बस यहाँ पे लैम्डा EQ आ जाए, वहाँ लैम्डा M था, सिंबल डिनोट किया था ना मैंने, लैम्डा EQ। तो कंडक्टिविटी क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होगा, नाम से समझ के भाई ये कंडक्टिविटी एक इक्विवेलेंट के द्वारा जो दिया जाएगा वो क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्विवेलेंस, समझो। तो कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयन, कंडक्टिविटी ऑफ all the ion, conductivity of all the ion produced by one equivalent of the electrolyte, ठीक है। तो लैम्डा EQ बराबर क्या हो जाएगा, कप्पा इंटू V, और V अगेन मेरा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इन ml विच कंटेन क्या 1 इक्विवेलेंट, बराबर यही होगा। तो सेम इसका भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्या मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूँ 1000/n, तो इसका लैम्डा EQ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कप्पा इंटू 1000/n। आया समझ में, ठीक है। इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है रिलेशनशिप बिटवीन लैम्डा M एंड लैम्डा EQ, थोड़ा इम्पॉर्टेंट है ये वाला, इम्पॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इसके ऊपर। देखो अगर मैंने क्या किया, लैम्डा M बाय लैम्डा EQ, लैम्डा M बाय लैम्डा EQ को डिवाइड किया, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, कप्पा इंटू 1000/m डिवाइडेड बाय कप्पा इंटू 1000/n, कप्पा इंटू 1000 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो रेशियो क्या बचेगा, n/m। अब नॉर्मलिटी को याद होगा, मैं एक फॉर्मूला लिखता था क्या, n फैक्टर इंटू मोलरिटी डिवाइडेड बाय मोलरिटी क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसका मतलब लैम्डा M बराबर क्या होता है, n फैक्टर इंटू लैम्डा EQ। अगर आपको लैम्डा इक्विवेलेंट भी निकालना है तो n फैक्टर, तो n फैक्टर से मोलरिटी को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, या लैम्डा M दिया और लैम्डा इक्विवेलेंस निकाला तो n फैक्टर से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट, इतना ही है।
नींद आ रहा है डिम्पल? नींद आ रहा है तो गर्मी तो पंखा चला लो ना उधर पीछे का, कुछ तो हवा लगेगा। अरे समथिंग इज बेटर देन नथिंग। झाला? क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? यहाँ तक कोई डाउट है? समझ में आ सारा? ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं, इसके बाद क्वेश्चंस वगैरह कल करेंगे। फिलहाल तो सिर्फ कॉन्सेप्ट कवर करते हैं, ठीक है। क्या है? वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस। वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस। देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझ। एक बार के लिए मत लिखो, ठीक है? एक मिनट इधर देखो। कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, लैम्डा एम, लैम्डा ई क्यू विथ डाइल्यूशन। किसके साथ? डाइल्यूशन का आपके साथ वेरिएशन देखना है। आपको वेरिएशन चेक करना है बेटा कि कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। आपने कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया, आपका मन है पानी डाल दो, पानी डाल दिया आपने, सपोज करो 1 लीटर था, आपने उसको 5 लीटर बना दिया, तो ऑब्वियस बात है कुछ ना कुछ तो सब में चेंजेस आएंगे, बराबर। वो क्या चेंजेस आएंगे वो धीरे धीरे हम करके कवर करते हैं। तो पहला है मेरा कंडक्ट। 1 मिनट के लिए लिखो मत, सिर्फ समझो, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। कंडक्टेंस। अच्छा, कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा बताओ? अच्छा, पहले देखो, किसी चीज़ को आप बताते हो तो पहले उस चीज़ का मीनिंग समझो। कंडक्टेंस का मीनिंग क्या होता है भाई? जितने नंबर ऑफ आयंस इजीली कंडक्ट कर सके, बराबर। मुझे पता है डाइल्यूशन करने पर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा से ज़्यादा टूटेगा, तो इसका मतलब क्या होगा? कंडक्टेंस हमेशा बढ़ता है, चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, ठीक है। तो कंडक्टेंस ऑफ ईच सॉल्यूशन, मीनिंग समझ में आया? देखो बार बार बोलता रटने के बजाय एक बार कॉन्सेप्ट डेवलप करो। आप कॉन्सेप्ट डेवलप करोगे तो आप भूलोगे नहीं। कंडक्टेंस भाई, जितना आयन प्रोड्यूस होगा उतना इजीली कंडक्ट करेगा, कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस। तो सिंपल से नंबर ऑफ आयन जितना प्रोड्यूस होते हैं। और मुझे पता है हमेशा डाइल्यूशन, आयनिक में हमने पढ़ा है डाइल्यूशन करने पर चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक, क्या अल्फा बढ़ता है। अल्फा बढ़ेगा तो नंबर ऑफ आयन्स बढ़े तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। तो कंडक्टेंस ऑफ ईच सॉल्यूशन, कंडक्टेंस ऑफ ईच सॉल्यूशन, weak electrolyte oblique strong electrolyte will increase with dilution, will increase with dilution, with increase with dilution, ठीक है। लेकिन दोनों का रीज़न क्या है? डिफरेंट है। विथ इंक्रीज विथ डाइल्यूशन कैसे? जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट का तो आपको पता है कि वॉल्यूम, डाइल्यूशन बढ़ाने से, डाइल्यूशन करने से वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन क्या होगा? घटेगा। कंसंट्रेशन घटेगा तो अल्फा बढ़ेगा। अल्फा बढ़े से नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे? बढ़ेंगे। नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। इसका मतलब कंडक्टेंस की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ऐसा नहीं होता, ठीक है। डिपेंड्स, इट डिपेंड्स कि उसके डेंसिटी कैसी है। जैसे सपोज करो, मुझे पता है स्ट्रॉन्ग आयन का मतलब क्या था? 100% आयनाइज्ड एट ऑल कंसंट्रेशन। 100% आयनाइज होता है हर कंसंट्रेशन पे, ये समझना बात को ध्यान से। अगर मान लो स्ट्रॉन्ग आयन क्या आपका कंसंट्रेटेड है, तो कंसंट्रेटेड मतलब डेंसिटी ऑफ आयंस क्या रहेगी? हाई। डेंसिटी ऑफ आयंस इज हाई। ध्यान से समझना बिल्कुल। डेंसिटी ऑफ आयन हाई रहेगी, इसका मतलब प्लस और माइनस, इनके बीच में क्या रहेगा? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। तो आप जैसे इनका डाइल्यूशन करते हो, मान लो लेट इट आपने डाइल्यूशन किया, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा, नंबर ऑफ आयंस टूटेंगे, तो मतलब कंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी? इस केस में बढ़ती है, इस केस में। लेकिन अगर मेरा डाइल्यूटेड है, अगर मान लो मेरा क्या है? पहले से डाइल्यूटेड है, तो डेंसिटी ऑफ आयंस इज लो, बराबर, मानते हो? तो अब आपको पता होगा कि जैसे यहाँ पे देखो, समझो बात को, डेंसिटी ऑफ आयंस बढ़ेगी, यहाँ पे डेंसिटी ऑफ आयंस घट रही है,
डेंसिटी ऑफ आयन क्या होगी, घटेगी। मतलब अगर प्लस माइनस अब थोड़ा क्या रहेगा, दूर दूर रहेगा, थोड़ा क्या रहेगा, दूर दूर। कंडक्टेंस अभी भी बढ़ेगा ही, दोनों केस में कंडक्टेंस बढ़ना ही है, बट रीजन थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। इनमें क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस थोड़े ज्यादा प्रोड्यूस होंगे इसलिए कंडक्टेंस ज्यादा बढ़ेगा, इसमें नंबर ऑफ आयंस कम प्रोड्यूस होंगे, लेकिन बढ़ेंगे तब भी ना। यहाँ पे क्या है, इतने से में 4 5 6 एनायन है, 6 कैटायन 6 एनायन है, और डाइल्यूट में अगर इतने समय क्या होगा, 2 या 3। पर्टिकुलर एरिया, समझो बात को, पर्टिकुलर एरिया की मैं बात करूं, पर्टिकुलर वॉल्यूम की, तो डेंसिटी में नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, कंसंट्रेटेड वाले में ज़्यादा होंगे और डाइल्यूट वाले में मान लो थोड़े कम होंगे। दोनों केस में क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस का बढ़ना तय है पानी डालने पर, बट इसमें थोड़े ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, इसमें थोड़े कम, लेकिन बढ़ेंगे दोनों में। आई बात समझ में, ये पॉइंट क्लियर हुआ, समझ में अच्छे से, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ, सेकेंड है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कप्पा पे, जिसको हम बोलते हैं। कंडक्टिविटी का डेफिनेशन क्या होता है, डेफिनेशन पढ़ो पहले, अभी पढ़ो अभी भूल गए। 1 ml ऑफ, जितने 1 ml में जितने नंबर ऑफ आयंस थे उनकी वजह से जो कंडक्टेंस होगा वही क्या होती है, कंडक्टिविटी होती है। अब आपने पानी डाला तो नंबर ऑफ आयंस घटेंगे या बढ़ेंगे 1 ml में, हाँ घटेंगे या बढ़ेंगे, बढ़े जाएंगे। मान लो पहले आपके 1 लीटर सॉल्यूशन था, समझना बात को, कंडक्टिविटी तो आप हमेशा 1 ml में प्रेजेंट करोगे, तो जब आपको 1 सपोज करो 1 लीटर में आपने मेजरमेंट किया कि भाई 1 ml में पहले 50 आयन थे, कितने आयन थे, तो 50 आयन की वजह से जो कंडक्टेंस हो रहा था वो आपकी कंडक्टिविटी थी। अब 4 लीटर आपने और ऐड कर दिया, वॉल्यूम बढ़ा, आयंस को और ज़्यादा स्पेस मिलेगा मूवमेंट के लिए, तो क्या अभी भी 1 ml में 50 आयन होंगे, घटेंगे या बढ़ेंगे, घट जाएंगे ना। तो याद रखना कंडक्टिविटी पानी डालने पर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कंडक्टेंस भले बढ़ जाए लेकिन कंडक्टिव, क्योंकि कंडक्टिविटी का मीनिंग है भाई 1 ml में जितने नंबर ऑफ आयंस होंगे उनके द्वारा जो होता है वो मेरा कंडक्टिविटी हो जाएगा, लेकिन पानी डालने पे आयंस को फ्री मूवमेंट, फ्री क्या बोलते हैं, मूव करने के लिए फ्री स्पेस ज़्यादा मिलेगा, तो इस वजह से नंबर ऑफ आयंस जितने 1 ml में थे वो पहले से क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। तो याद रखना इस चीज़ को। तो जैसे सिंस इसको लिखो, एक काम करो, अच्छा लिखा नहीं था मैं लिख देता हूँ, छोड़ो। सिंस कंडक्टिविटी इज, सिंस कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयन, इज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस, कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस present in 1 ml of the solution, present in 1 ml of the solution, present in 1 ml of the solution, and on dilution, and on dilution, and on dilution, number of ions per ml, number of ions per ml decreases। तो याद रखना इट इज ऑलवेज डिक्रीजेज, याद रखना कंडक्टिविटी हमेशा क्या होती है, घटती है। समझ में आई बात सबको, आया ना, ठीक है। ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है, 1 मिनट के लिए देखो, मैं बोला लिखना, लिखो मत, वेरिएशन ऑफ लैम्डा एम और लैम्डा ई क्यू। आपको लैम्डा एम और लैम्डा ई क्यू के बीच में वेरिएशन देखना है, तो एक का देख लो दूसरा उसी के जैसा रहता है, ठीक है। लैम्डा एम का फॉर्मूला क्या होता है, कप्पा इंटू 1000/m। डाइल्यूशन करने पर कप्पा घटेगा या बढ़ेगा, अभी तो पढ़ा ना भाई, हाँ घटेगा।
और डाइल्यूशन करने पर मोलरिटी घटेगी या बढ़ेगी? घटेगी। मोलरिटी क्या होगी? घटेगी। तो आप एक देखो, जब ये घट रहा है तो लैम्डा एम घटेगा, और जब ये घटेगा तो लैम्डा एम क्या होगा? बढ़ेगा। तो इसका मतलब हम डायरेक्टली इसको ऐसे चेक नहीं कर सकते, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है चेक करने के लिए। समझ में आई बात? तो एक्सपेरिमेंट, और याद रखना, अब जैसे मैं बात करूं, लेकिन कुछ ना कुछ तो कुछ इफेक्ट होगा ना, कोई तो डोमिनेटिंग होगा ना, तो याद रखना एक्सपेरिमेंटली, जैसे मेरे अपने मन से नहीं दे रहा हूँ, इट इज़ एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व मोलरिटी ज़्यादा डोमिनेंट होता है एज कम्पेयर टू कंडक्टिविटी। समझ में आई बात सबको? तो एक्सपेरिमेंटली इट इज़ ऑब्जर्व दैट, एक्सपेरिमेंटली it is observed that, experimentally it is observed that effect of molarity, effect of molarity is more dominating, is more dominating as compared to conductivity, as compared to conductivity. So lambda m or lambda eq increases with dilution। ठीक है, समझ में आया? तो इसका मतलब ये है कि डाइल्यूशन करने पर ओवरऑल हमने क्या सीखा? कंडक्टेंस क्या होता है? बढ़ता है। कप्पा क्या होता है? घटता है। लैम्डा EQ और लैम्डा M क्या होता है? बढ़ता है। आई बात समझ में? ये पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये हमने डाइल्यूशन के केस में देखा। अब हम और डिटेल में देखेंगे। ठीक है, केस 1 की सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, केस 1। अब इन्होंने, साइंटिस्ट ने क्या किया और डिटेल में देखा। ठीक है, वेरिएशन ऑफ लैम्डा एम विथ सी फॉर स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट तो आपके पास 2 हैं। इलेक्ट्रोलाइट आपके पास क्या है? 2 है। ठीक है, 1 मिनट के लिए रुक जाओ, स्टॉप राइटिंग, टाइम दूंगा मैं लिखने के लिए। ये वाला लिख लिया ना आपने? ये पूरा लिख लिया? उन्होंने लिख लिया, देख लेना। तो लैम्डा एम का सी के साथ वेरिएशन देखा गया, तो उन्होंने क्या किया, जैसे ये लैम्डा एम था और रूट सी के उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया। ठीक है, तो ऐसा देखा गया कि KCl इस तरीके से रहता है। KCl क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो HCl ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? अगर मैं HCl का ड्रॉ करूं तो HCl ऊपर करेंगे कि नीचे करेंगे? Cl माइनस कॉमन है, अनकॉमन आयन कौन सा है? H प्लस और K प्लस। तो सिंपल सी बात, जिसका आयनिक मोबिलिटी सबसे ज़्यादा उसका कंडक्टेंस भी सबसे ज़्यादा, जिसका कंडक्टेंस ज़्यादा उसका लैम्डा एम भी ज़्यादा। मानते हो इस बात को? जिसका मतलब H प्लस कुछ यहाँ रहेगा, ऊपर में रहेगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको इधर तक एक्सटेंड कर दिया, इस लाइन को, और इस पॉइंट पे क्या बोलते हैं हम, यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या हो चुका है? 0। कंसंट्रेशन 0 कब होता है? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। कब होता है? तो इस पॉइंट को उन्होंने क्या दिया? लैम्डा इन्फिनिटी एम के इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मुझे क्या मिला? ये मिला। तो इसका भी आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन का ही निकाल सकते हो। तो हर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को हम क्या कर सकते हैं? इस तरीके से एक्सटेंड कर सकते हैं। आई बात समझ में? हाँ या ना? कि जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन घटाते जाओगे, लैम्डा एम क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। आई बात समझ सबको? तो इसका मतलब ये क्या होता है? लैम्डा इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसी को हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसी को हम क्या बोलते हैं? मोलर कंडक्टिविटी एट MC एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। आई बात समझ में? ये पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, तो साइंटिस्ट ने एक रूल निकाला, डी बाय हक्कल्स ऑन सागर इक्वेशन हम बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? हालांकि डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, इवन तो ये डेरिवेशन जेई में भी नहीं है। ठीक है, तो यहीं से आता है डी बाय हक्कल
ऑन सागर इक्वेशन। लेकिन ये सिर्फ किसके लिए वैलिड होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। याद रखें किसके लिए वैलिड होगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। नाम अजीब है आई नो। लैम्डा एम बराबर होता है लैम्डा इन्फानाइट एम माइनस बी रूट सी। तो देख सकते हो y इक्वल टू एम माइनस सी का ग्राफ है। तो आप बोल सकते हो ये इस इलेक्ट्रोलाइट का हाईएस्ट मोलर कंडक्टिविटी कितना हो सकता है? लैम्डा इन्फानाइट एम। इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता। तो ये इन्फानाइट एम मतलब क्या बताता है कि हाईएस्ट मोलर कंडक्टिविटी है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का। तो लैम्डा एम मतलब मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन। लैम्डा इन्फानाइट एम का मतलब क्या होगा? मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फानाइट डाइल्यूशन। सी मतलब क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन। बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब होता है कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट, कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट, कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट which takes into account viscosity and dielectric constant of solvent। आई बात समझ में? तो बेसिकली हम ये डाइल्यूशन क्यों पढ़ते हैं? हम ये डाइल्यूशन इसलिए पढ़ते हैं कि भाई किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का हाईएस्ट मोलर कंडक्टिविटी क्या हो सकता है, बराबर। अब जैसे केस 2 उन्होंने चेक किया। केस 2 उन्होंने क्या देखा? वेरिएशन ऑफ लैम्डा एम लैम्डा ई क्यू विथ अंडर रूट सी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। किसके लिए चेक किया उन्होंने? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। आपको पता होगा कि लैम्डा एम जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा? अल्फा। भाई जितना अल्फा बढ़ेगा उतना मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी, बराबर। लेकिन अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट सी, क्योंकि हम जानते हैं अल्फा बराबर अंडर रूट के बाई सी। तो ये इन्वर्स हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि जब लैम्डा एम और इनका चेक किया गया तो ये अप्रॉक्सीमेटली कुछ ऐसा ग्राफ जनरेट करता है। कैसा ग्राफ जनरेट करता है? ऐसा। तो जैसे ये उन्होंने पहले ड्रॉ किया CH3COOH का, तो HCOOH का कहाँ रहेगा? ऊपर, बराबर। तो HCOOH का कहाँ है? ऊपर है। कहने का मतलब क्या है कि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का, क्योंकि मेरा मकसद क्या था? उनका हाईएस्ट मोलर कंडक्टिविटी निकालना। तो क्या आप इस मेथड से इनका निकाल सकते हो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी? ये बहुत ज़्यादा होगा, ये कभी टच नहीं कर पाएगा एक दूसरे को। तो जब ये टच नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब हम नॉर्मल मेथड से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट नहीं निकाल सकते हैं। इसके लिए दूसरा एक लॉ पढ़ते हैं, कोहलर्स लॉ। क्या पढ़ते हैं? कोहलर्स लॉ। उसने ये एक्सप्लेन किया था कि आखिर कैसे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का निकाला जाता है। बाकी चीज़ें हम कल करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही है। समझ में आई ये पॉइंट? ये पॉइंट क्लियर हुआ अच्छे से? ठीक है, थैंक यू।